चलो भाई, तो हमारी आज की शॉर्ट नोट है न्यूक्लियर हजार्ड्स। तो भाई जो मेजर हजार्ड है कि भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना, यानी कि उसको प्रॉपर प्लेस के ऊपर क्या करना पड़ता है भाई, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और अगर प्रॉपर प्लेस के ऊपर हम लोग इसको डिस्ट्रॉय न करें तो उसमें से क्या रिलीज होता है भाई, रेडिएशन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है भाई, और वो रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी मिक्स हो सकता है, वाटर के अंदर भी क्या हो सकता है भाई, मिक्स हो सकता है। यानी कि द मेजर हजार्ड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन आर कर देना, द मेजर हजार्ड्स of nuclear power generation is the storage and disposal of spent or used fuels। यानी कि सबसे बड़ा जो हजार्ड है कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करने के बाद इसके अंदर हम लोग जो न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि यूरेनियम का यूज करते हैं, वो यूरेनियम खत्म हो जाने के बाद उसको क्या करना भाई, डिस्पोजल करना, या तो वो यूज्ड फ्यूल को हमें क्या करना भाई, डिसिंग करना। वो क्या है भाई, सबसे बड़ा क्या है भाई, हजार्ड से। यानी कि द स्टोरेज एंड डिस्पोजल, उसको स्टोरेज करना या तो उसको कहां पर डिस्पोज करें, वो सबसे बड़ा क्या है भाई, हजार्ड से। यानी कि द स्टोरेज एंड डिस्पोजल of spent or used fuel, the uranium still dissing into harmful subatomic particle radiation। यानी कि सबसे बड़ा हजार्ड है वो कौन सा हजार्ड है भाई, तो भाई न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के अंदर जो यूरेनियम हम लोग यूज करते हैं वो खत्म हो जाने के बाद वो जो रॉड बचे यूरेनियम के उसको स्टोरेज करना, या तो प्रॉपर प्लेस के ऊपर उसको क्या करना पड़ता है भाई, डिस्पोज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें से भी हार्मफुल रेडिएशन एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है भाई, रिलीज होता है। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इनटू एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। यानी कि अगर हम लोग इम्प्रॉपर प्लेस के ऊपर इसको डिस्पोज कर दे, इसके कारण क्या होगा भाई, उसमें से रेडिएशन रिलीज होगा, और रेडिएशन रिलीज होगा तो एनवायरमेंट को क्या करेगा भाई, कंटामिनेटेड करेगा। लाइक मैंने आपको बताया, वैसे अगर हम लोग जमीन के अंदर खड्डा बनाकर इसको क्या कर दे भाई, डिस्पोज कर दे, तो उसमें से जो रेडिएशन निकलेगा वो किसके अंदर मिक्स हो सकता है भाई, अंडरग्राउंड वाटर। और अंडरग्राउंड वाटर के अंदर ऐसा रेडिएशन मिक्स होगा तो रेडिएशन क्या हो सकता है भाई, पोर्टेबल वाटर के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो रेडिएशन क्या हो सकता है भाई, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है। कोई डीप माइंस के अंदर अगर हम लोग इसको क्या करें भाई, डिस्पोज करें, तो उससे क्या हो सकता है भाई, डीप माइंस के अंदर वो सी या तो ओशन के वाटर के साथ में कांटेक्ट में आ सकता है, इसके कारण उसके अंदर भी रेडिएशन क्या हो सकता है भाई, मिक्स हो सकता है। अरे देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। यानी कि सबसे बड़ा जो रिस्क है वो कौन सा है भाई, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सबसे बड़ा जो रिस्क है वो रेडिएशन लीकेज होने का सबसे बड़ा क्या है भाई, रिस्क है। तो भाई लगभग 1975 के आजू बाजू में रसिया के अंदर उसका एक सिटी है, चेरनोबिल सिटी। कौन सा सिटी भाई, और चेरनोबिल से 100 किलोमीटर दूर डेंस फॉरेस्ट के अंदर उनकी एक लेबोरेटरी थी। यानी कि ये न्यूक्लियर बेस्ड लेबोरेटरी थी जिसके ऊपर वो लोग क्या कर रहे थे भाई, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब वहां से रेडिएशन रिलीज हो रहा था बट किसी को पता नहीं चल रहा था। बट एक बॉटनी का लेक्चरर था, उसको पीएचडी करने की थी, तो वो फॉरेस्ट के अंदर गया। फॉरेस्ट में से कुछ लीफ उसने कलेक्ट किए अलग अलग प्लांट के, और अपनी लेबोरेटरी के अंदर ले जाकर वो लीफ को चेक किया तो सभी लीफ के अंदर रेडिएशन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था भाई, फिर उसने सोचा कि शायद ये कोई कारण से इधर आ गया होगा,
तो दूसरी प्लेस के ऊपर वो फॉरेस्ट के अंदर गया, वहां पर से भी लीप ली है, तो सभी लीप के अंदर उसको क्या मिला था भाई, रेडिएशन मिला। फिर उसने अपना एक रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट पढ़ा और फिर अपनी लेबोरेटरी को सेंड किया, और लेबोरेटरी वालों ने फिर चेक किया तो उनको पता चला कि भाई उनके रिएक्टर में से क्या लीकेज हो रहा था भाई, रेडिएशन। और वो रेडिएशन इतना रिलीज हुआ था कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटम बम डाला था उससे 10 टाइम मोर देन, कितने टाइम मोर देन भाई, 10 टाइम मोर देन जो रेडिएशन था, वो रेडिएशन किसके अंदर भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो गया था। बट अगर वर्ल्ड को पता चले तो क्या हो जाए भाई, हालत खराब हो जाए। इसके कारण वो रिपोर्ट को वहां पर ही क्या कर दिया भाई, रशियन गवर्नमेंट ने दबा दिया। सेम ऐसा हुआ था जब जापान के अंदर सुनामी आई, क्या ही भाई, तो पूरे वर्ल्ड की नजर किसके ऊपर थी, जापान के ऊपर। जापान के ऊपर नहीं थी, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर थी, क्योंकि उसके टोटल 6 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। 6 में से 3 को वो लोगों ने 1 महीने पहले बंद किए। ये ऑटोमेटिक सिस्टम ही होती है कि भाई 6 में से 3 न्यूक्लियर रिएक्टर को वो लोगों ने 1 महीने पहले बंद किए थे। और बंद करे ऐसा नहीं होता कि हम लोग फैन की स्विच ऑफ कर दे और फैन बंद हो गया, वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद किया और वो तुरंत बेचारा बंद हो गया, ऐसा होता मिनिमम 6 मंथ तक उसको कूलिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ। जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पर एस्टेब्लिश होती है भाई, कोस्टल रीजन, जहां पर लॉट ऑफ अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो भाई, वाटर प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट हो भाई, यानी कि 6 मंथ तक एक न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करे तो 6 महीने तक उसको कूलिंग करना पड़ता है, यानी कि इतनी हीट एनर्जी वो जनरेट करता है। 6 महीने तक वो क्या करता है भाई, हीट एनर्जी को जनरेट करता है। और अगर आप कूलिंग न करो तो रिएक्टर वहां पर क्या होगा भाई, ब्लास्ट हो जाएगा, और रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा तो क्या होगा भाई, एटमॉस्फेयर के अंदर जो रेडिएशन है वो क्या होगा भाई, रिलीज हो जाएगा। तो सेम हुआ वैसा कि भाई यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम थी कि भाई जो कूलिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है, और साथ में एक दूसरी भी सिस्टम होती है, डीजल पंप की मदद से कूलिंग सिस्टम चलाए। कि भाई सपोज इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो ऑटोमेटिकली जो डीजल पंप की सिस्टम होती है वो डीजल पंप की सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। बट हुआ ऐसे कि भाई सुनामी आई, इतना सारा पानी आ गया जापान के अंदर कि भाई जितने भी सारे डीजल पंप थे वो सभी डीजल पंप के अंदर क्या भर गया भाई, पानी भर, क्या भर गया भाई, और इलेक्ट्रिसिटी तो चली गई क्योंकि सारे पोल गिर गए थे, और डीजल पंप के अंदर पानी भर गया। डीजल पंप स्टार्ट हुए नहीं तो उनकी 3 में से 2 न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो गए भाई, ब्लास्ट हो गए। क्या हो गए भाई, 1 महीने पहले बंद किए थे बराबर, तो भी क्या हो गए भाई, ब्लास्ट हो गए। और उसका जो रेडिएशन निकला वो किसके अंदर एंटर हो गया भाई, वहां पर जो सी था, ओशन था, उसके वाटर के अंदर वो क्या हो गया भाई, मिक्स हो गया। यानी कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कौन सा है भाई, न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज होना, वो क्या है भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कि द हाई कॉस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंस्टॉल करना उसकी कॉस्ट है, वो कैसी है भाई, हाई कॉस्ट है, हाई रिस्क है, यानी कि हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटामिनेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ग्रेड यूरेनियम। यानी कि जो यूरेनियम, इसके लिए जो यूरेनियम चाहिए वो कैसा चाहिए भाई, 100% प्योर यूरेनियम। भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो यूरेनियम यूज होता है वो यूरेनियम कितने परसेंट भाई, 100% प्योर यूरेनियम चाहिए। अगर उसके अंदर 1 ppm बोरॉन या तो 1 ppm कॉपर की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो। वह ppm का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है भाई, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। अगर सपोज यूरेनियम बनाया, यूरेनियम के 10 लाख पार्टिकल के अंदर एक पार्टिकल सपोज बोरॉन का आ गया, किसका आ गया भाई,
भाई हाई ग्रेड ऑफ यूरेनियम बनाया और वो यूरेनियम के 10 लाख पार्टिकल के अंदर सपोज एक पार्टिकल बोरॉन का प्रेजेंट है, उसको इंप्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अगर वो एक पार्टिकल बोरॉन का प्रेजेंट हो तो ये जो चेन रिएक्शन होता है वो चेन रिएक्शन कभी भी पॉसिबल बनता नहीं है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करे वो न्यूट्रॉन यूरेनियम को स्प्लिट करने के बदले में वो किसको स्प्लिट करने में लग जाता है भाई? बोरॉन को। किसको लग जाता है भाई? और इसके कारण चेन रिएक्शन वहां पर ही क्या हो जाता है भाई? स्टॉप हो जाता है। यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो भी यूरेनियम यूज करे वो कैसा होना चाहिए भाई? 100% प्योर। इसके अंदर 0.0000001% भी कोई भी इम्प्यूरिटी रहनी नहीं चाहिए। यानी कि and limited availability of high grade uranium make large scale of nuclear energy prohibitive। यानी कि 100% प्योर यूरेनियम मिलता नहीं है, इसके कारण न्यूक्लियर एनर्जी को ये क्या बनाता है भाई? प्रोहिबिटिव बनाता है। क्या बनाता है भाई? मतलब न्यूक्लियर हजार्ड की शॉर्ट नोट आएगी तो लिख पाओगे, ये सारी तैयार करनी है। न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर हजार्ड, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, प्रेजेंट ईयर की हॉट फेवरेट शॉर्ट नोट है। समझ गए? चलो अब आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। मैंने आपको बोला था फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है भाई? भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एटम बॉम्ब के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है भाई? फ्यूजन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भाई? बराबर है, कौन सा रिएक्शन होता है? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है भाई? टूटना। यानी कि अभी लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो रिएक्शन होता है वो फ्यूजन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है भाई? यानी कि जो फ्यूजन रिएक्शन है वो फ्यूजन रिएक्शन इतना, अगर हम लोग देखें तो जनरली इसमें से रेडिएशन लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट इससे यानी कि इतना सेफर नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। बट एक दूसरा भी रिएक्शन है जो न्यूक्लियर फ्यूजन से बिल्कुल कैसा है भाई? सेफ रिएक्शन है। और वो जो रिएक्शन है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भाई? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जुड़ना। क्या होता है भाई? फ्यूजन का मतलब टूटना और फ्यूजन का मतलब क्या होता है भाई? जुड़ना। यानी कि जितने भी सारे पावर प्लांट है वो सभी पावर प्लांट कौन से रिएक्शन के ऊपर चलते हैं भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भाई? बट सेफर एक रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा रिएक्शन भाई? यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कि भाई लाइटर न्यूक्लियस को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करो, जोड़ दो और उसमें से क्या बनाओ भाई? हैवियर न्यूक्लियस बनाओ। तो भाई दो लाइटर न्यूक्लियस को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करके हैवियर न्यूक्लियस बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलती है भाई? फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलती है भाई? यानी कि हाइड्रोजन या तो उसके जो आइसोटॉप है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनको एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करे। क्या करे भाई? यानी कि ऐसी प्रोसेस नहीं है कि આપણે ઘેર બેઠા બેઠા ઈચ્છા થઈ જાય, બે હાઇડ્રોજન ને લઈને ભેગા કરી દઈએ, લગન કરાવી દઈએ, બે ચાર શ્લોક બોલ दिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। क्या हो गए भाई? शादी के बंधन में जोड़ गए। अभी आप देखोगे कि भाई इनको जोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बराबर है? यानी कि दो लाइटर न्यूक्लियस को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करके हैवियर न्यूक्लियस बनाने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को क्या बोलती है भाई? फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलती है भाई? लाइक हाइड्रोजन के आइसोटॉप या तो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करे तो उसमें से उससे हैवियर यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस बनता है। किसका न्यूक्लियस बनता है भाई? यानी कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के आइसोटॉप को एक दूसरे के साथ में फ्यूज्ड करे। क्या करे भाई? तो उसमें से हीलियम का हैवियर क्या बनता है भाई? न्यूक्लियस बनता है।
और ये जो रिएक्शन है क्या भाई, दो दो लाइटर न्यूक्लियस जब एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं तो उसमें से ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है भाई, रिलीज होती है। लाइक जो फिजन रिएक्शन के अंदर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी एनर्जी किसके अंदर रिलीज होती है भाई, फ्यूजन रिएक्शन के अंदर। यानी कि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर भी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होती है भाई, एनर्जी रिलीज होती है। पर इसका कॉज कौन सा है भाई, जो कॉज फ्यूजन रिएक्शन में था वही कॉज कौन से रिएक्शन में है भाई, फ्यूजन रिएक्शन के अंदर। क्या भाई आइंस्टाइन का फॉर्मूला है कौन सा भाई, E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। अगर जब भी एक न्यूक्लियस टूटेगा तो नए न्यूक्लियस बनेंगे, तो जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो नए न्यूक्लियस से लिटिल मोर क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। क्या होता है भाई, यानी कि जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसका मास बनने वाले न्यूक्लियस से कैसा होता है भाई, थोड़ा ज्यादा। कितना ज्यादा भाई, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं लिटिल मोर। क्या यूज करते हैं भाई, यानी कि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर भी क्या होता है, जो भी दो न्यूक्लियस जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है तो भाई दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं और उसमें से जो हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, तो जो दो कंबाइन हुए उनका एटॉमिक मास हीलियम के एटॉमिक मास से लिटिल मोर होता है। यानी कि यहाँ पर जो मास डिफेक्ट होती है क्या होती है भाई, वो जो मास डिफेक्ट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है भाई, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। यानी कि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर भी क्या होता है भाई, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होती है भाई, एनर्जी रिलीज होती है। इसका कॉज है आइंस्टाइन का फॉर्मूला, यानी कि जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास बनने वाले न्यूक्लियस से लिटिल मोर होता है, जिसके कारण क्या होती है भाई, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। भाई सन एंड स्टार है, तो भाई हमारे जो सन यानी कि सूर्य बोलते हैं और स्टार यानी कि तारे, उनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कौन सी प्रोसेस के कारण रिलीज होती है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा रिएक्शन भाई, अंडरलाइन करके रखना, ये एमसीक्यू में मिल सकता है। तो भाई सन एंड स्टार में से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कौन से रिएक्शन के कारण रिलीज होती है भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा रिएक्शन भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सन एंड स्टार में से एनर्जी क्या होती है भाई, रिलीज होती है। बट इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड फोर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है भाई, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो फ्यूजन रिएक्शन के लिए एक एक्सट्रीम कंडीशन है कि भाई दो न्यूक्लियस को आपको एक दूसरे के साथ में कंबाइन करना है। क्या करना है भाई, तो दो न्यूक्लियस को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करना हो तो वहां पर एक्सट्रीम कंडीशन है कि भाई मिलियन ऑफ डिग्री ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और मिलियन ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर की जरूरत पड़ती है कि भाई दो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ में फ्यूज करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन है। और वो जो कंडीशन है वो कौन सी है भाई, मिलियन ऑफ डिग्री ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर और मिलियन ऑफ पास्कल प्रेशर की वहां पर क्या होती है भाई, जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोड्यूस कर पाओ और मिलियन ऑफ पास्कल प्रेशर प्रोड्यूस कर पाओ तो जो दो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ में क्या होगी भाई, फ्यूज्ड होंगे। और फ्यूज्ड होंगे तो इसमें से क्या रिलीज होगी भाई, एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर भाई, चलो अब आता है इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्यूजन रिएक्शन का। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब भाई, और हाइड्रोजन बॉम्ब सबसे फर्स्ट किसने बनाया है भाई, उत्तर कोरिया। किसने बनाया है भाई, उसका तानाशाह है बुद्धि का बारदान जो 30 साल का है, 33 साल का हो गया, अभी थोड़े दिन पहले मर गया था, फिर से जिंदा होके आ गया। बराबर है, बुद्धि का बारदान है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। बराबर है, नाम सुना है उसका,
क्या नाम है, किंग कूल जॉन ऐसा कुछ नाम है, किंग किंग जॉन कूल के एक नाम है। अमेरिका उससे डरता है क्योंकि वो तानाशाह है, उसमें बुद्धि नहीं है। वो घड़ी घड़ी धमकी देता है, अगर बोला तो मैं हाइड्रोजन बम डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा भाई? हाइड्रोजन बम का टेलर आया था, देखा वो जबरदस्त, जब भी फटेगा क्या होगा भाई, पूरी हमारी अर्थ है वो क्या होगी भाई, नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? और इसने बोला है मैं जब भी डालूंगा तो कहां पर डालूंगा, हाइड्रोजन बम उसका जो महासागर है अमेरिका का उसके अंदर डाल दूंगा। और वहां पर फटेगा तो जो पानी है वो 300-400 फुट हाइट के ऊपर चला जाएगा, और फिर वहां से घूमता 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 पूरे अमेरिका के ऊपर क्या होगा भाई, पानी ही पानी हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या बोलती है भाई? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सा है भाई? हाइड्रोजन बॉम्ब। कौन सा है भाई? बट हाइड्रोजन बॉम्ब बनाना हो, हाइड्रोजन बॉम्ब मीन्स हाइड्रोजन को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फ्यूज्ड। क्या करना पड़ेगा भाई? और दो न्यूक्लियस को फ्यूज्ड करने के लिए दो एक्सट्रीम कंडीशन। फर्स्ट आपको क्या चाहिए भाई, मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और मिलियन ऑफ पास्कल किसकी जरूरत है भाई, प्रेशर। ये अपने आप कभी भी क्रिएट होते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए उसका जो कोर रीजन है, कोर रीजन का मतलब सेंट्रल रीजन। कौन सा रीजन है भाई? सेंट्रल रीजन के अंदर यूरेनियम एंड प्लूटोनियम जैसी मेटल को प्लेस्ड करते हैं। तो भाई हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए उसका जो कोर रीजन है, बॉम्ब का पूरा जो कोर रीजन है, वो कोर रीजन के अंदर यूरेनियम या तो प्लूटोनियम जैसी मेटल को क्या करती है भाई, प्लेस्ड करते हैं। और बाहर का जितना भी सारा रीजन है, बाकी बची वो सारी प्लेस के ऊपर ड्यूटेरियम या तो लिथियम जैसी मेटल को वहां पर क्या करते हैं भाई, प्लेस्ड करते हैं। अब जब भी ये बॉम्ब क्या करना हो भाई, कहीं पर डिटोनेट करना हो, डालना हो, तो उससे पहले उसके कोर रीजन के अंदर क्या करते हैं भाई, चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कौन सा रिएक्शन भाई? अंदर रीजन क्या है भाई, यूरेनियम। यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड होगा तो यूरेनियम यूरेनियम का न्यूक्लियस है वो क्या होगा भाई, स्प्लिट होगा। क्या होगा भाई? स्प्लिट होगा तो उसमें से क्या होगा भाई, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होगी भाई, एनर्जी। जो कल हमने देखा था कि भाई मिलियन, तो भाई एक कोल को बर्न करे उससे 10 मिलियन टाइम मोर अमाउंट में एनर्जी क्या होती है भाई, रिलीज होती है। करके जैसे यूरेनियम स्प्लिट होगा उसके अंदर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ क्या रिलीज होगी भाई, एनर्जी। वो जैसे ही हीट एनर्जी रिलीज होगी तुरंत उसके अंदर अपने आप बिलियन ऑफ पास्कल क्या रिलीज क्रिएट होगा भाई, प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा भाई? और एक्सट्रीम कंडीशन फुलफिल हो गया, यानी कि लगभग 10⁻7 केल्विन जितना, कितना भाई, 10⁻7 केल्विन जितना टेम्परेचर वहां पर क्रिएट होता है। और ये टेम्परेचर के ऊपर बाहर की रीजन के अंदर जो ड्यूटेरियम रखा है या तो बाहर की रीजन के अंदर जो लिथियम रखा है उसके न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं भाई, फ्यूज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाती है भाई? और जैसे ही फ्यूज्ड होते हैं उसमें से क्या होती है भाई, डिवास्टिंग अमाउंट यानी कि ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होती है भाई, रिलीज होती है। क्लियर? पढ़ लो तो फिर पूरी थियरी पढ़ लो, न्यूक्लियर फ्यूजन और हाइड्रोजन बॉम्ब। चलो मैं लास्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस। Okay, what are the environmental consequences of the increasing demand for energy? और इसके और में जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क के लिए मोस्ट आईएमपी हॉट फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई व्हाट स्टेप वुड यू सजेस्ट to reduce energy consumption?
तो भाई एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए आप कौन से स्टेप सजेस्ट करोगे? यानी कि इसके अंदर जो लिख कर दिए है ना भाई, वही लिखने के, आपको अपने आप बनाकर कोई भी स्टेप लिखने के नहीं, आपको कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है। इधर जो लिखे है ना वही लिखने की, नहीं तो कोई फिर आप में से गधे कुछ हो गए, वो क्या करेंगे भाई, खुद ब खुद स्टेप सजेस्ट करने लग जाएंगे। यानी कि अपने आप के स्टेप लिखने के नहीं, यहाँ पर जो लिखे है ना वही स्टेप लिखने के। तो पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारे टाइप के एनर्जी रिसोर्सेस की हम लोगों ने क्या की भाई, स्टडी की। अगर एक एनर्जी रिसोर्सेस का हम लोग ज्यादा अमाउंट के अंदर यूज करेंगे, इसकी जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर होती है भाई, दूसरे एनर्जी रिसोर्सेस के ऊपर होती है। लाइक हम लोग मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर फॉसिल फ्यूल का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भाई, तो इसकी इफेक्ट सीधी किसके ऊपर होगी भाई, हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। किसके ऊपर होगी भाई, एनवायरमेंट का लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर क्या होगा भाई, पॉल्यूशन होगा। क्या होगा भाई, डे बाय डे इसका टेम्परेचर है वो क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। अभी लगभग 2 या 3 दिन पहले ही मैंने पेपर के अंदर पढ़ा था कि भाई जो हिमालय है वो हिमालय बर्फ बगरता हो रहा है। किसके बगरता हो रहा है भाई, जो हिमालय है वो किसके बगैर का हो रहा है भाई, आइस के बगैर का, बर्फ के बगैर का हो रहा है। इसका मेन कॉज कौन सा है भाई, फॉसिल फ्यूल है। कौन से फ्यूल है भाई, हम लोग जितने अमाउंट में फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे उतने अमाउंट के अंदर एनवायरमेंट का पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता जाएगा, और इसका अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा भाई, राइज अप होगा। और टेम्परेचर राइज अप हुआ, इसके साथ में जो भी आइस प्रेजेंट है वो आइस क्या हो जाएगा भाई, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यानी कि एक अगर एनर्जी रिसोर्स का हम लोग ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे, इसकी इफेक्ट तुरंत किसके ऊपर होगी भाई, दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। And we have studied various sources of energy in the whole chapter. Exploding any source of energy disturb the environment in a some way or the other. यानी कि एक ही टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज का हम लोग ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो इसकी इफेक्ट किसको होगी भाई, एनवायरमेंट को होगी। In any given situation, the source we would choose depend in the factors such as the ease of extracting energy from the sources। यानी कि कोई भी कंडीशन के अंदर हम लोग जो भी एनर्जी रिसोर्सेज को क्या करेंगे भाई, सिलेक्ट करेंगे। वो एनर्जी रिसोर्सेज एक तो कैसा होना चाहिए भाई, उसमें से तो भाई वो एनर्जी रिसोर्सेज हमें कितनी एनर्जी देता है। सेकंड नंबर, द इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्सेज। यानी वो सोर्स का हम लोग यूज करेंगे तो भाई वो सोर्स है हमारे लिए एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग करने के लिए कैसा होना चाहिए भाई, इकोनॉमिक होना चाहिए। द एफिशिएंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड द एनवायरमेंटल डैमेज दैट विल बी कॉज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स। यानी कि जो भी सोर्स हम लोग यूज करेंगे वो सोर्स कैसा होना चाहिए भाई, एक तो एनवायरमेंट को लेस एंड लेस अमाउंट में वो क्या करना चाहिए भाई, डैमेज करना चाहिए। ऐसा हमारा क्या होना चाहिए भाई, ऐसा हमारा क्या होना चाहिए भाई, एनर्जी सोर्स होना चाहिए। अब ए फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई व्हाट स्टेप या तो व्हिच स्टेप वुड यू टेकन टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। ये 2 मार्क का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि भाई एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए आप कौन से स्टेप लोगे। तो फर्स्ट स्टेप है स्विच ऑफ द लाइट, फैंस, television and other electrical appliances when not needed। यानी जरूरत न हो तो क्या करो भाई, स्विच ऑफ करो, टीवी की स्विच ऑफ करो, फैन की स्विच ऑफ करो, घर के अंदर जितने भी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो
वो सभी की क्या करो भाई, स्विच ऑफ करो। बट हमारी आदत है घर के बाहर निकल जाए, रूम के बाहर निकल जाए, फैन अपनी पोजीशन में होता है, ट्यूबलाइट अपनी पोजीशन में होती है कि नहीं होती है भाई। हम लोग रूम के बाहर निकले, अपने स्टडी रूम के बाहर निकले, फैन भी चालू होता है, ट्यूबलाइट भी चालू होती है। सेम जब भी नया मोबाइल लेकर आते हैं उसका चार्जर हम लोग लगाते हैं, इसके बाद में उसकी स्विच को कभी भी ऑफ करते नहीं है। यानी कि मोबाइल आया सीधा लगाया बाहर निकाल दिया, बट स्विच ऑफ करने का हमारे पास बिल्कुल टाइम होता नहीं है। बट आप जानो, अगर एक चार्जर को 24 आवर तक हम लोग ऑन स्विच में लगाकर रखे, वो डेली 0.5 वॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है भाई, कंज्यूम करता है। क्या करता है भाई, यानी लगभग डेली वो 3 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी खा जाता है। कितने रुपए की भाई, महीने में कितने दिन होते हैं, 30 जा कितना हुआ, फिर साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। 12 होते हैं 13 होते हैं, तो कुछ ऊपर खबर नहीं, 13 होता 12 मतलब। और 12 मल्टीप्लाई 90 करो, कितना हुआ 1080। अगर हम लोग सिर्फ वो स्विच को बंद करें तो एक साल एवरी दिवाली के ऊपर हमारे नए शूज आ सकते हैं। क्या आ सकती है भाई, 1000 रुपये के, या तो एक जोड़ी नए कपड़े आ सकती है। क्या आ सकती है भाई, समझ गए ना। फिर अगर हैबिट डालो तो क्या हो सकता है कि भाई पूरे दिन में अगर आप लोग जरूरत न हो तब ये सारी स्विचें बंद रखो। पापा को भी धमकाना है, मम्मी को भी धमकाना है, भाई स्विच ऑन करके बाहर निकल जाते, भान बने कि नहीं है स्विच ऑन है, ऐसे बंद करके रखो। आपने रात्रि टीवी जोता हो तो खाली रिमोट से हम लोग टीवी बंद कर देते हैं। किसे बंद करते हैं भाई, स्विच बंद करने की कभी भी तस्दी लेते नहीं है। स्विच बंद करनी ही चाहिए, वरना वो इलेक्ट्रिक एनर्जी खाएगी। क्या खाएगी भाई, अगर आप हैबिट डालो तो पूरे दिन में 1 यूनिट बचा सकते हो। कितना बचा सकते हो भाई, આપણે 1 यूनिट એટલે હું આ તો નાનું છે। 1 यूनिट की कॉस्ट सुनिए भाई, 1 यूनिट की कॉस्ट 8 रुपए है। कितने रुपए है भाई, 1 यूनिट की कॉस्ट कितने रुपए है भाई, 8 रुपए। कितने रुपए है भाई, महीने के किलो कितने रुपए, 240। कितने हुए भाई, और 12 महीने के किलो 2880 रुपए हुए। कितने हुए भाई, 2880 रुपीज। यानी कि लगभग दिवाली के ऊपर आपके 2 जोड़ी कपड़े भी आ जाएंगे और नए शूज भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भाई, समझ गए। इतना सेविंग करना सीख लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ घर पे ही ये हम लोग यूज करें, कहीं पर भी। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का देखो, अगर आप बचाओगे, अगर हम लोग बचाने का सीखेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करने का सीखेंगे, इससे बेनिफिट आपकी नई जनरेशन को है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है दिन प्रतिदिन, उसकी कॉस्ट है वो क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है भाई, और अगर आप लोग ऐसे सेविंग करने लग गए तो जो इसकी कॉस्ट है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज होगी नहीं। समझ गए ना। इसलिए हमें एवरी प्लेस के ऊपर, ऐसा अकेला नहीं कि हमारे घर के ऊपर, कहीं पर भी, तो भाई कोई भी पब्लिक पब्लिक प्लेस के ऊपर गए हो, वहां पर भी एकदम ट्यूबलाइट ऑन है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे भाई, बंद करेंगे। स्कूल में फिर गए, जरूरत ना हो तो सारे फैन ऑन कर देते हैं। मस्त क्या आती है भाई, धूप आती है तो भी लोग क्या ऑन करके बैठते हैं भाई, ट्यूबलाइट ऑन करके बैठते हैं। सुबह में 7:30 बजे क्लास के अंदर जाए तो भी लोग क्या करते हैं भाई, एसी को ऑन करके बैठते हैं। यानी कि ये सब जो नुकसान है वो किसका है भाई, आपका ही नुकसान है। किसका नुकसान है भाई, आप यूज करोगे तो क्या पड़ी है किसी को, समझ गए। यानी कि जब भी जरूरत ना हो हम लोग क्या करेंगे भाई, ट्यूबलाइट, टीवी, फैन, ये सब की स्विच को क्या करेंगे भाई, ऑफ करेंगे। मेक यूज ऑफ स्टेयर इंस्टेड ऑफ लिफ्ट एट लीस्ट अप टू 2 to 3 फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। यानी कि कोई भी बिल्डिंग के अंदर 2 से 3 मंजिले तक जाना हो तो क्या करेंगे भाई, हम लोग स्टेयर का यूज करेंगे, यानी कि सीढ़ी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, अभी तो आप नौजवान हो, आपको लिफ्ट में बैठने की कोई जरूरत होती है, वहां पर लिखा होता है कि बूढ़े लोगों के लिए लिफ्ट है। किसके लिए लिफ्ट है भाई,
जो लोग चल सकते नहीं है, ऐसे बूढ़े इंसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए लिफ्ट है। बट हम तो पूरे दिन मजे लेते रहे, लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे। बट जिस दिन बंद हो गई या तो उसका दौड़ा टूट गया, उस दिन दिल बिल टूट जाएगा नीचे वगैरह। सोचो ऐसी सिचुएशन आई, लाइट चली गई, आधे रास्ते में आप फंस गए, या तो सपोज उसका दौड़ा टूट गया, तब क्या टूट गया भाई, क्या पोजीशन होगी, सीधे कहां पर गिरोगे, नीचे तलिए में धड़ाम करके गिरोगे। कैसे गिरोगे भाई, मुझे तो लिफ्ट से बहुत डर लगता है, मैं कभी भी लिफ्ट में बैठता, भले 5 मंजिले हो 10 मंजिले हो, मैं तो सीढ़ी से ऊपर जाता हूँ। यानी कि किसका यूज करेंगे भाई, स्टेयर्स का यूज करेंगे। प्रेशर कुकर शुड बी यूज्ड टू सेव द फ्यूल, यानी कि फ्यूल को बचाने के लिए किसका यूज करेंगे भाई, प्रेशर कुकर। लगभग आज 100% घर के अंदर किसका यूज होता है भाई, प्रेशर कुकर का यूज होता है। बाइसिकल कैन बी यूज्ड टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस, तो भाई शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना हो तो किसका यूज करेंगे भाई, बाइसिकल। बट हम लोग तो 8th स्टैंडर्ड में आते हैं तब से रोने लगते हैं कि भाई पापा मुझे स्कूल में भेजना हो या पापा मुझे ट्यूशन में भेजना हो, तो मुझे तो एक्टिवा या एक्सेस है, और कुछ लोगों की तो इतनी बड़ी मांग होती है कि मुझे तो बुलेट ला दो, केटीएम बाइक ला दो, तो ही मैं तो किधर जाऊंगा भाई, स्कूल, या तो कहां पर जाऊंगा भाई, ट्यूशन में जाऊंगा। तो बेचारा वो बाप क्या करे, उसकी तो परिस्थिति ऐसी होती है कि उसको ला कर देना पड़ता है, चलो कुछ भी करके मेरा बच्चा पढ़ेगा, तो भाई चलो उसको केटीएम बाइक ला दो, बुलेट ला दो, एक्टिवा ला दो, एक्सेस ला दो, वो पढ़ेगा। पर मैं देखता हूँ हम लोग डेली वॉकिंग पे जाते, आपके जैसे लबर मुच्छे निकलते, मुझे ना वीडियो को लबर मुच्छे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, डेली हम लोग देखते हैं वॉकिंग के टाइम के ऊपर इतनी स्पीडी बाइक लेकर निकलते हैं, कोई बम्प बम्प देखते नहीं। अब पीछे वाला बैठा हो वो तो ऐसे चिपक कर बैठता है, और हम लोग तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान इसको आगे वाले बम्प पे अच्छे से गिराओ, सीधी ऊपर की टिकट मिल जाए। और आप मेडिस्टार के अंदर जाओ, एवरी 2 दिन में एक्सीडेंट के केस आते हैं, जिसमें जो भी एक्सीडेंट का केस आता है उनकी जो एज है वो 16 ईयर से लेके 22 ईयर तक की होती है, बराबर है, 16 ईयर से लेके 22 ईयर तक की एज। और जनरली 2 से 3 लोग एक बाइक के ऊपर होते हैं, और जैसे एक्सीडेंट होता है 2 तो सीधे परधाम सीधा जाते हैं, कहां पर चले जाते हैं भाई, और एक जो बचता है उसके बचने की उम्मीदें 0 होती है। उसको भी उसके जो डॉक्टर है उसको भी क्या करते हैं भाई, डॉक्टर लोग उसके माँ बाप को लूट लेते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटलाइज किया 4-5-6 लाख ले लेते हैं, और 24 आवर होने के बाद बोलते हैं भाई पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन, अब इसको अहमदाबाद क्या करना पड़ेगा भाई, ट्रांसफर करना पड़ेगा। अहमदाबाद जाते 15-20 लाख खर्चा, माँ बाप तो सभी जगह के ऊपर से कहां पर आ जाते हैं भाई, रोड के ऊपर। आगे देखते हैं यहाँ पर भी पीछे भी बहुत सारे लोग व्हीकल चलाते हैं, निकलते ऐसे ही तुरंत एक्सीलेटर फुल कर देते। अरे आप जानते हो जितनी बार एक्सीलेटर फुल करते हो ना, पीछे से 10 रुपए का धुआं निकल जाता है। कितने रुपए का भाई, आपकी एक्टिवा एक्सेस 30 to 35 की एवरेज देती है, कितने की एवरेज देती है भाई, और जितनी बार एक्सीलेटर फास्ट करोगे 10 रुपए का पेट्रोल हवा के अंदर उड़ जाएगा। किसके अंदर उड़ जाएगा भाई, समझ गए ना, वो धुएं के फॉर्म में एयर के अंदर उड़ गया। पेट्रोल की कॉस्ट 90 रुपए हो गई, कितनी हो गई भाई, चलाओ अच्छे से। यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना हो तो किसका यूज करेंगे भाई, साइकिल। किसका यूज करेंगे भाई, कोई शर्म होनी नहीं चाहिए। तो भाई सभी लोग बाइसिकल चलाएंगे तो आप कैसे रहोगे भाई, हेल्दी रहोगे। कैसे रहोगे भाई, कोरोना ने ये भी सिखा दिया साइकिल चलाने का। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि लोकल बसेस एंड ट्रेन इन द सिटी शुड बी मेड अवेलेबल सो पीपल डू नॉट यूज देयर ओन व्हीकल टू कम्यूट, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाना हो हम लोग किसका यूज करेंगे भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि बस सेवा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई, और सिटी के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाना हो तो नगर पालिका की मस्त बस सेवा होती है, सिटी बस सेवा, उसका क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। क्लियर भाई, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।